हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। बच्चों, ये जो क्लास आपके सामने जो स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्वेश्चन है पाथफाइंडर का बिल्डअप योर अंडरस्टैंडिंग। और क्वेश्चन नंबर 24 है, चैप्टर है आपका इम्पल्स एंड मोमेंटम, है ना। चैप्टर कौन सा है? इम्पल्स एंड मोमेंटम। ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन किसको देखना चाहिए, है ना। ये क्वेश्चन किसको देखना चाहिए? तो जो भी बच्चा जेई मेंस एडवांस या फिर उसके ऊपर केवीपीवाई या ओलंपियाड, जो लोग भी उसके लिए थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो ये एक बढ़िया मटेरियल है, ये बढ़िया क्वेश्चन है जिसके थ्रू आप कुछ कंसेप्ट को बढ़िया ब्रशअप कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या क्या उसमें करना है अपने को। स्मॉल बीड ऑफ मास m, ठीक है, 4 kg इज थ्रेडेड ऑन होमोजीनियस फ्रिक्शनलेस रिंग ऑफ मास m, जिसका मास आपको दे रखा 6 kg एंड रेडियस 0.5 मीटर। इनिशियली द सिस्टम रेस्ट इन फ्री स्पेस, मतलब ग्रेविटी का कोई लेना देना नहीं है। नाउ द बीड इज स्ट्रक्ट टू इम्पार्ट इट्स वेलोसिटी आपको दे रखा 5 मीटर पर सेकेंड अलॉन्ग दी टेंजेंट टू द रिंग। यहाँ पे जो दिख रहा है ना आपको, ये डायग्राम आपको दिख रहा है। इस डायग्राम में इस वाले पॉइंट पर बीड है, बीड को हमने टेंजेंशियली क्या कर दिया, एक इम्पल्स वगैरह दिया होगा जिससे इसको वेलोसिटी मिल गई मोमेंटम चेंज होने के कारण। ठीक है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन देम एंड द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बीड इन सब्सिक्वेंट मोशन। ये दोनों पार्ट ना बच्चे आपको सिखाएगा और बढ़िया एकदम, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कुछ मत देखो, अभी आप कुछ मत देखो, आपको सिर्फ मेरी बात सुनना है और जहाँ मैं ले चलूँ वहाँ मेरे साथ चलो। ठीक है, तो आइए देखते हैं। बच्चे आप समझो, ये आपका रिंग है, रिंग के साथ एक बीड हमने लगा दी। ठीक है, और इसको बांध दिया ऐसे कि बेटा तू कहीं जाने वाला नहीं है, तू इसके साथ ही रहेगा। तो उससे हमें एक चीज़ ये समझ में आती है कि ये पूरा सिस्टम जो है ना, पूरा सिस्टम कौन है? इसमें बीड भी है और कौन है? रिंग भी है। ठीक है, इनको मैं मान सकता हूँ रिजिड बॉडी। क्या मान सकता हूँ? रिजिड बॉडी। बस समझे? तो सर उससे क्या होगा? अब ज़रा समझो कि कोई भी रिजिड बॉडी दुनिया में है, मान लो रिजिड बॉडी है ना, 2 पॉइंट आपने पकड़ लिया है इसको ऐसे। तो रिजिड बॉडी की डेफिनेशन ये होती है कि इन दोनों पॉइंट के बीच का गैप जो है बदलने वाला नहीं है, चाहे इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगे चाहे ना लगे। ये जो 2 पॉइंट ए और बी है, इनके बीच का गैप नहीं होगा चेंज, है ना। अब अगर गैप चेंज नहीं हो रहा है तो 2 पॉसिबिलिटी है कि या तो ए के रेस्पेक्ट में बी रेस्ट पर हो, या ए के रेस्पेक्ट में बी क्या कर रहा हो? सर्कुलर मोशन कर रहा हो, है ना। तो रिजिड बॉडी के केस में आप ये समझना कि अगर बॉडी मोशन में है ना, एक के रेस्पेक्ट में दूसरा जो है रेस्ट पर नहीं है, तो आप ये समझ लेना कि एक के रेस्पेक्ट में दूसरा पॉइंट क्या करेगा? सर्कुलर मोशन करेगा। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या कर सकते हैं। दूसरी चीज़ देखना, इस पे जो भी है बीड पर फोर्स जो है, बीड पर फोर्स कोई लगाया होगा। मान लो इस रिंग ने लगाया अंदर की तरफ और बीड ने रिंग को खींचा बाहर की तरफ, है ना, उसको एफ बोल दे रहा हूँ मैं। अगर आप देखो ग्रेविटी वगैरह है नहीं और कोई फोर्सेस यहाँ पे दिख नहीं रहे आपको, तो इनको अगर आप मैंने सिस्टम माना है, तो इस सिस्टम में आप मुझे बताओ नेट फोर्स कितना लग रहा है? वो तो सर 0 है। अरे 0 कैसे? क्योंकि बीड पर जितना फोर्स लग रहा है उतना ही फोर्स बीड रिंग पर लगाएगा, एक्शन रिएक्शन पेयर है। और अगर हमने इनको एज अ सिस्टम ट्रीट करा है तो नेट फोर्स एक्टिंग इन द सिस्टम इज 0। तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि जो सेंटर ऑफ मास है उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ओके। सर सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? अगर 2 पार्टिकल सिस्टम है तो हम लगाते हैं m1v1 प्लस m2v2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 लगाते हैं, तो ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकल जाएगा। ठीक है, तो पहले अब जो मैंने यहाँ पे लिखा उसको पढ़ लेते हैं। नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग, हैंस VCM इज कांस्टेंट। अभी बताया मैंने, बिल्कुल VCM निकाला आपने। 2 लोग हैं, एक रिंग है और एक पॉइंट मास है। तो रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ मान लो? उसके सेंटर पे। ठीक है, तो एक तरीके से 2 पॉइंट मास सिस्टम हो गए। कौन हो गए? 2 पॉइंट मास सिस्टम हो गए, क्योंकि रिंग का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे है, पूरा मास उसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट मान लो आप।
यहाँ पे, और एक बीड ये हो गया। तो दो पार्टिकल सिस्टम बन गया ये, कैपिटल एम और स्मॉल एम, जिनके बीच गैप कितना है, आर है। ये वाला चल रहा है किसी स्पीड से, ये 0 स्पीड पे है शुरुआत में। तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कैसे निकालोगे, m इंटू यू प्लस 0 अपॉन m प्लस कैपिटल M, ये आ गया। ठीक है, अब देखना, सेंटर ऑफ मास ऑफ कंबाइंड सिस्टम विल लाई ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द बीड एंड सेंटर ऑफ रिंग। ऐसा क्यों हुआ, दो पार्टिकल सिस्टम माना हमने कि जो रिंग है उसका मास उसके सेंटर ऑफ मास पे रख लो, बीड का मास तो खुद ही पॉइंट मास था तो वहीं रहेगा। दो पार्टिकल जो है, अगर दो पार्टिकल सिस्टम आपने मान रखा है, तो जो सेंटर ऑफ मास आएगा उनको ज्वाइन करने वाली लाइन के अलॉन्ग आएगा, और उसी लाइन पर ही आएगा, और किसके करीब होगा, जिसका मास क्या था, ज़्यादा था। तो मान लो कि रिंग का मास ज़्यादा है और उससे करीब है ये, तो यहाँ कहीं सेंटर ऑफ मास आ गया, इस वाले पॉइंट पर सेंटर ऑफ मास आ गया, है ना। यहाँ बनाए हुए देखो, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट, और ये वाला पॉइंट आपका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी दो पार्टिकल सिस्टम आते हैं, है ना, तो देखो सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके अबाउट मास मोमेंट क्या होता है भैया, 0 होता है। मास मोमेंट ऑफ ऑल मासेस कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो देखना, इस वाले का और इस वाले का, इसके अबाउट मास मोमेंट अपने को 0 करना है। तो मास मोमेंट मतलब सिंपल ऐसा टर्म है कि मास को r से मल्टीप्लाई कर दो, इसका r इधर, इसका r इधर, दोनों ऑपोजिट हैं, तो एक का मास मोमेंट आप पॉजिटिव ले लो, एक का मास मोमेंट नेगेटिव ले लो। तो m इंटू आर इसका, m इंटू आर इसका, ठीक है, वो आपस में इक्वल एंड अपोजिट है, और इनका रिजल्टेंट 0 होना चाहिए, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज सेम हो जाएंगे। तो मैंने लिखा है कि m इंटू R1 इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू R2। ये R1 R2 क्या, वो देखो, ये डिस्टेंस है R1 सेंटर ऑफ मास से, ये वाला गैप, ठीक, और ये वाला गैप कितना बोल दिया हमने, R2। ठीक है, तो ये आ गया, बहुत बढ़िया। और R1 प्लस R2 कितना है, कैपिटल R है, तो यहाँ से R1 निकल के आएगा कैपिटल MR अपॉन M प्लस M, और जो आपका R2 आएगा स्मॉल MR अपॉन कैपिटल M प्लस M आ जाएगा। ठीक है, तो हमें R1 R2 मिल गया। अब जैसा कि मैंने बोला कि पूरा एक रिजिड बॉडी है पूरा ये सिस्टम, तो इसमें एक के रेस्पेक्ट में दूसरा वाला क्या करेगा, पार्टिकल सर्कल में घूमेगा। तो मैंने वो जो पार्टिकल जिसके रेस्पेक्ट में चीज़ें देखनी है वो सेंटर ऑफ मास मान लिया। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, है ना, हमें क्या करना है, बीट को एनालिसिस करना है, बीट को एनालिसिस करना है। तो विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास बीट क्या करेगा, R1 के सर्कल में घूमेगा, सर्कुलर मोशन करेगा। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। द सिस्टम कैन बी ट्रीटेड एज रिजिड बॉडी सिस्टम, हैंस विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ईच पॉइंट विल परफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये बताया था मैंने पहले, बीट विल मूव इन अ सर्कल ऑफ R1 विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, और सेंटर ऑफ रिंग जो होगा वो R2 के सर्कल में घूमेगा विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। अब बीट पर फोकस करते बच्चे, देखना ध्यान से। हम अभी सेंटर ऑफ मास फ्रेम में आ जाते हैं। कहाँ जाते हैं, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में। मुझे इसको लिख देना चाहिए, सेंटर ऑफ मास फ्रेम, क्योंकि उस पर बैठ के ना हमें चीज़ों को एनालिसिस करने में आसानी रहेगी। क्योंकि जब आप सेंटर ऑफ मास से बैठोगे तो सेंटर ऑफ मास खुद कहाँ पे आ जाएगा, रेस्ट पर आ जाएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास कहाँ चल रहा था, VCM से आगे जा रहा था। अगर आप इसी पर बैठ जाओगे या विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास देखोगे तो सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, आपका रेस्ट पर आ जाएगा। और किसी और को देखते हो, सपोज आप जो है जो सेंटर है ये रिंग है ना, रिंग को देखोगे तो ये इनिशियली रेस्ट पर था, और सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में देखोगे तो ये पीछे जाते नजर आएगा। मान लो कितना है V2, और उस V2 का स्पीड कितना आएगा, वेलोसिटी कितना आएगा, VCM के बराबर हो जाएगा। तो ये आपका V2 हो गया। सिंपल है, आपको पता है ना कैसे निकालते रिलेटिव वेलोसिटी, कि मान लो हमारे पास दो पार्ट, एक A है, एक A इधर जा रहा है U से, ये B है, B जा रहा है इधर V से। अगर हमें चाहिए वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, तो हम क्या करते हैं, A वाले में B की वेलोसिटी को उल्टा करके चिपका देते हैं। A वाले में मतलब A वाले में B वाले को उल्टा करके चिपका दो, तो ये जो U और V का रिजल्टेंट जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा, VAB के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मुझे ये देखना है कि वेलोसिटी ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, अगर वो देखना है तो इसका वेलोसिटी खुद का 0 था, VCM आगे जा रहा था, उसको मैंने पलटी मार के लगा दिया इधर, तो 0 और VCM का रिजल्टेंट किधर आएगा, इधर ही तो आएगा, है ना, तो वही लिखा हुआ है। और यहाँ पे क्या आएगा, इसका बीड का कितना हो जाएगा, ये V1 है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो आप बोलोगे कि सर अपना जो था वो तो था U था सर, और VCM इधर था, VCM को उल्टा करके चिपकाना है तो VCM इधर लग जाएगा। सही है, तो U माइनस VCM जो आ जाएगा वो आपका हो जाएगा V1।
ठीक है, लगाया, VCM की वैल्यू पुट करी हमें, तो हमें V1 मिल गया। ये सेंटर ऑफ मास फ्रेम में बीड का वेलोसिटी मिल गया। अब सेंटर ऑफ मास खुद तो रेस्ट पर है अपने फ्रेम में, ये पार्टिकल इसके रेस्पेक्ट में सर्कुलर मोशन करना चाहिए, है ना। अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सर्कुलर मोशन करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स का होना अति आवश्यक है ठीक है। तो जो भी इस पर फोर्स लग रहा है या रिंग और बीड में जो इंट्रैक्शन फोर्स है, बेसिकली वही सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगा इस ओ पर या फिर इस बीड पर, ठीक है। वो लिख दिया मैंने। तो क्या लिखोगे, FC = mv1²/r1, क्योंकि सेंटर इसका क्या मानोगे, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास से दूरी कितनी है, R1। इसका सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी है, V1। हो गया, सारी वैल्यूज पुट किया हमने, तो हमारे पास जो आया वो आया M u²/m+m/r। सारी डेटा हमें दे रखा क्वेश्चन बेटा, स्मॉल m, कैपिटल M, U, R सब दे रखा है। इनको रखोगे तो यू विल गेट 120 एज अ आंसर, विच इज़ इंट्रैक्शन फोर्स बिटवीन बीड एंड रिंग। ये पहला पार्ट था, ठीक है। आई नो कि थोड़ा लेंदी है, बट यस, आप अगर एक बार समझ जाओगे, खुद से करोगे तो आपको और अच्छा जल्दी हो जाएगा और अच्छे से समझ में भी आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कि मिनिमम काइनेटिक एनर्जी बीड चाहिए हमें, बीड की। तो देखो बीड का हमें अगर मिनिमम काइनेटिक एनर्जी चाहिए, मतलब स्पीड हमें क्या करना पड़ेगा, मिनिमाइज करना पड़ेगा। स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है सर। ओके, हमने V1 देख रखा है। बच्चे आप एक चीज़ देखो कि सेंटर ऑफ मास भी चल रहा है, ये भी चल रहा है। तो अगर मैं सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में बात करता हूँ, है ना, ध्यान सुनना, तो आप वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या लिखोगे, लिखोगे सर वेलोसिटी ऑफ B माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो आप लिखोगे वेलोसिटी ऑफ B को लिख सकते हो वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस VCM। ये वाली चीज़ इधर जाके ऐड हो जाएगी। इसका मतलब कि जो वेलोसिटी ऑफ बीड है ग्राउंड फ्रेम में है ना, वो इन दो वेक्टर का सम के इक्वल, रिजल्टेंट के इक्वल आ जाएगा। हमें इस चीज़ को मिनिमाइज़ करना है। दो वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड अगर आप इक्वल है, मतलब इक्वल नहीं कहेंगे, जिनके मैग्नीट्यूड हमें मान लो फिक्स दे रखे हैं, हमें ये चाहिए कि उनके एंगल को इस तरीके से एडजस्ट करो कि हमें रिजल्टेंट मिनिमम मिल जाए मैग्नीट्यूड वाइज। तो कब होगा, जब वो दोनों वेक्टर आपस में क्या हो जाएं, ऑपोजिट हो जाएं, उनके डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएं, तो ये ऐसा हो सकता है। अगर ऑपोजिट हो गए तो इनका रिजल्टेंट सिंपली इन दोनों के मैग्नीट्यूड को माइनस करने से मिल जाएगा। देखो मैंने वही लिखा, ये लिखा, इट वुड बी लीस्ट व्हेन दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सही है। तो यहाँ से V बीड हमने निकाल लिया, V1 माइनस VCM, और V1 हमें निकाला हुआ था, VCM हमने पहले पता था, लगाया। तो काइनेटिक एनर्जी जो भी आएगा, काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा बच्चे, काइनेटिक एनर्जी सिंपली हाफ m, और ये स्पीड ऑफ बीड उसका स्क्वायर किया हमने, सब कुछ हमें पता था, सारी वैल्यूज पुट किया, तो हमें मिल गया आंसर 2 जूल। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और आई होप कि पूरी बातें आपको डिटेल मैंने समझाई हैं और आपको समझ में भी आई होंगी। बच्चे ऐसे ही कुछ और बढ़िया वीडियो के साथ हम लोग मिलेंगे आने वाले लेक्चर्स में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, घरों में रहें, सुरक्षित रहें। बाय बाय, सी यू, थैंक यू।